हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़। ये पूरा कंप्लीट रहेगा। इसके अंदर देखिए, एक वीडियो के अंदर 10 सेक्शंस कवर करेंगे और हर वीडियो के अंदर ऐसे करते करते 10-10 सेक्शंस के साथ में वीडियोस आती रहेंगी। हर डेली मैं अपलोड करता रहूँगा, तो आप उसका वेट करते रहें। प्रीमियर में अगर आपको दिखे तो ध्यान रखना कि वो प्रीमियम वर्जन नहीं है, वो सिर्फ रिलीज़ होने का टाइम है। तो क्योंकि मैं एक ही बार में सारी वीडियोस नहीं डाल सकता, तो वो धीरे धीरे करके ही आएंगी। और जो उसके फर्दर जो ऑर्डर्स बचेंगे, उसके बाद में ऑर्डर्स को कवर करेंगे। हर एक ऑर्डर पे वीडियो आएगी और डिटेल में रहेगी। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो सीपीसी की हमारी सीरीज़ रहेगी, ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगी, क्योंकि ये जो बुकिस ज्ञान है वो थोड़ा सा कम रहेगा। मैं एकदम से आपको सेक्शन वाइज नहीं रीड करूँगा। उसके अंदर जो मेन जिस्ट है उसके ऊपर बात करेंगे, और उसको आपको कैसे कैसे उसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो उसका एक बार हम रोड मैप जान लेते हैं। आज के लिए सेक्शन 1 से लेकर 8 जो है वो प्रिलिमिनरी कोर्ट्स के लिए है। सेक्शन 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जुरिडिक्शन के लिए है। सेक्शन 10 है रेस सब जुडिस के लिए। तो हम इन सबको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 1 पे आ जाते हैं। सेक्शन 1 कहता है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड एक्सटेंट। ठीक है, तो इसके अंदर टाइटल कमेंसमेंट ये लगभग हर बेयर एक्ट के अंदर आपको नजर आएगी। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द साइटेशन ऑफ द एक्ट व्हेन इट केम इनटू फोर्स एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन। देखिए, जो सेक्शन 1 है, इसने मेन जो इसमें 4 चीज़ें कही हैं। सबसे पहले बताया कि इसका नाम क्या है। देखिए, नाम रहेगा इसका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कि इसका टाइटल है। और ये कब लागू, डेट क्या है इसकी, 1 जनवरी 1909। और ये कहाँ तक ये फैला हुआ है, मतलब कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। देखिए, होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में। और साथ में अब तो अब जम्मू एंड कश्मीर भी को भी इसने इंक्लूड कर लिया है। इसके लिए एक्सेप्शन कहाँ है, कहाँ पर नहीं लागू है सीपीसी, वो है स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज़। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आपने भी 2019 में देखा होगा। बिफोर 2019 सीपीसी डिड नॉट अप्लाई टू जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सेक्शन 1 इम्प्लाइज सीपीसी नाउ एक्सटेंड टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएनके। तब उसको वैसे भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, स्टेट के दर्जा जब से वो सेक्शन 370 आर्टिकल 370 हटाया गया था। तो अब जो है ये जेएनके पर भी लागू होगी। सेक्शन 2 के अंदर देखिए, जो मेन डेफिनेशन हम वो पढ़ेंगे ना, कहने को तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो पहले हम डिक्री को जान लेते हैं। सेक्शन 2 क्लोज 2 में दी गई है। डिक्री जो होती है, क्या होती है, देखिए, अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी। तो देखिए, क्या होता है बेसिकली, जो डिक्री होती है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है। कोर्ट एक राइटिंग में इस चीज़ों को लिखता है, कहता है कि देखिए, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या रहेंगे। सबसे पहले कि देयर मस्ट बी एन एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन का मतलब क्या है कि कोर्ट उसको पूरा मैटर को सुनेगा, तब उसको डिसाइड करेगा। प्रॉपर एडजुडिकेशन होनी चाहिए। वो एडजुडिकेशन देखिए किस में होती है, सूट के अंदर होती है, वो केस के अंदर होती है। देखिए, जब मैं कुछ लोगों को सूट और केस के अंदर डिफरेंस ना पता हो, तो सूट बेसिकली सिविल के अंदर होता है, केस क्रिमिनल में होता है। लेकिन हम ले मैन में भी कभी कभी बात करेंगे, तो केस भी अगर मैं बोलूँ तो जो लोग समझते हैं सूट ही उसको समझें। ठीक है, सूट के अंदर होगा कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट होगा। ये नहीं होगा कि इफ एंड बट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। कंक्लूसिव डिटर्मिनेशन ऑफ राइट रहेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मतलब मान लीजिए, एक एग्जांपल हम हमेशा लेके चलेंगे कि ए ने बी के ऊपर उससे घर की पोजीशन के लिए सूट फाइल किया। उसने कहा कि ये जो घर है वो मेरा है। ठीक है, और कोर्ट जो है इसको कंक्लूसिवली डिटरमाइन करेगा, कहेगा कि जी ये ए का है या बी का है। ठीक है, तो इस तरीके से उसको बताएगा। और उसमें अगर उसने और भी चीज़ें मांगी हैं तो वो चीज़ें बताएगा। ये फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है, जैसे हमने पढ़ा। तो फॉर्मल एक्सप्रेशन का बेसिकली मतलब होता है कि उसके अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्लियरली लिखे होंगे। अगर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या डिक्री होगी और क्या नहीं होगी। अ डिसमिसल ऑफ ए सूट फॉर डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट ए डिक्री बिकॉज इट डजेंट डिसाइड राइट्स ऑन मेरिट। अगर सूट डिसमिस हो गया है फॉर डिफ़ॉल्ट, तो उसमें क्या हुआ है, देखिए, राइट्स वगैरह जो पार्टीज़ के हैं वो डिसाइड नहीं किए गए, इसलिए वो डिक्री नहीं होगी। लेकिन देखिए, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, मान लीजिए आपने कोई प्लेंट सूट फाइल किया है, अपनी प्लेंट दर्ज किया है कोर्ट के अंदर, पर कोर्ट ने उसको ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर उसको रिजेक्ट कर दिया है। उसको कई रीज़न हो सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन ठीक से नहीं बताया हो। ठीक है, तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है। तो अगर वो रिजेक्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या है कि ये डिटरमाइन किया गया है, इसलिए इसको डिक्री कहेंगे। यहाँ पे बिल्कुल ये कहा गया कि प्लेंट जो है ए और बी के बीच की थी, वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन है और प्रॉपर एडजुडिकेशन है, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हुई थी, तभी उसको डिसाइड किया गया था। अब दूसरा है इसमें सेक्शन 2 क्लोज 9, जो कि जजमेंट को बताता है। देखिए, जजमेंट जो होती है, मैं आपको पहले डिग्री के बारे में एक छोटा सा चीज़ बताना चाहता हूँ। देखिए, डिग्री जो चीज़ होती है, अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में कहें, डिग्री में क्या रहता है कि वो बेसिकली सिर्फ एक सिंपल सा ये बता देती है कि देखिए,
ए को घर मिलेगा और बी घर उसको देगा, ठीक है, ये मान लीजिए, ठीक है। या फिर ए ने बी के ऊपर 10 लाख रुपए का सूट फाइल किया, तो उसको कितने कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए मिल कोर्ट देना मतलब ग्रांट कर रही है और कितने इंटरेस्ट के साथ में कर रही है, ये चीज़ देती उसमें लिखी रहती है, और कहाँ से कब तक इंटरेस्ट उसको मिलेगा, तो वो चीज़ें लिखी होती हैं डिक्री के अंदर, बहुत छोटी सी चीज़ रहती है। अब ये जो छोटी सी बात कह दी कि ए जो है बी को इतने रुपए देगा और इतने इंटरेस्ट के साथ देगा, ये पूरा इसकी जो पूरी स्टोरी रहेगी, इसकी जो रीजनिंग रहेगी, वो सारी की सारी जजमेंट के अंदर होती है। इसलिए जजमेंट बहुत लेंदी होता है, और जो डिक्री होती है वो 1 से 1.5 सवा पेज की होती है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा डिक्री नहीं होती है। तो उसमें बस राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी होती हैं पार्टीज़ की, और जजमेंट के अंदर क्या होता है, उसमें सारी रीजनिंग दी होती है कि कैसे कैसे उस जजमेंट उस डिक्री पे हम पहुँचे कैसे, ठीक है। द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर, तो उसी को जजमेंट कहते हैं, वो स्टेटमेंट। द डिटेल रीजनिंग रिटन बाय द जज एक्सप्लेनिंग वाई एक्स वॉन द केस, तो इसमें जो एक्स अगर केस जीता है तो वो किन किन वजह से जीता है, क्या रीजंस थे, क्या उसके फेवर में एविडेंसेस थे, तो एविडेंस को अप्रिशिएट किया, उसकी वजह से वो जीता है, ठीक है। इसके बाद में ऑर्डर जो डिफाइन है वो सेक्शन 2 क्लोज 14 के अंदर है। ऑर्डर का मतलब होता है द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ ए सिविल कोर्ट विच इज़ नॉट ए डिक्री। देखिए डिक्री के अंदर हमने ये बात समझ ली कि वो एक एडजुडिकेशन होती है, ठीक है, और उसमें फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है और वो डिटरमाइन करता है राइट्स वगैरह। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर्स जो होते हैं डे टू डे के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा एक ऐसा भी नॉर्मल एक ऐसा ऑर्डर भी रहता है कि जी आज ये पार्टी प्रेजेंट हैं, इस पार्टी ने ये डॉक्यूमेंट फाइल किया है, दूसरी पार्टी ने ये आर्गूमेंट करी है, ठीक है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो एक तरह का ये ऑर्डर हो सकता है। और भी अलग अलग तरह के इंटरलॉक्टरी भी ऑर्डर होते हैं, तो वो हम कभी आगे भी बहुत कुछ बचा है तो उसके लिए बचा के रखते हैं। एन ऑर्डर ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन ड्यूरिंग द ट्रायल इज़ एन ऑर्डर नॉट ए डिक्री। अब देखिए ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की जो एप्लीकेशन फाइल होती है किसी भी सूट के अंदर, सूट तो पूरा चलता रहेगा, तो उस सूट के अंदर ये जो टेम्परेरी इंजंक्शन मांगा होता है, ये क्या होता है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपने घर के एक जो घर है उसके ऊपर केस फाइल किया है, ठीक है। आपने ये कहा कि जी ये जो बी है ना, ए और बी के बीच में, ए कहता है जी बी कह रहा है कि मैं इसको ना बेच दूंगा किसी को, तो वो कहेगा कि जी अब क्या है कि जब तक सूट पेंडिंग है कहीं बी उस घर को बेच ना दे, इसलिए कोर्ट से ए क्या करेगा, टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करा लेगा, जिसमें ये रहेगा कि जी वो स्टेटस को मेंटेन करके रखें, इसमें कुछ भी वो छेड़छाड़ ना करे, वो जो थर्ड पार्टी राइट है वो क्रिएट ना करे, ठीक है। तो ये एक तरह का क्या है, ऑर्डर है, इसमें कोई ऐसा कुछ अभी तक कोर्ट ने सुन के कुछ ऐसा डिटरमाइन नहीं किया, कुछ एडजुडिकेट नहीं किया है। आगे की देखिए सेक्शन 2 के अंदर दो वर्ड और हमेशा यूज़ रहते हैं, एक रहता है कि डिक्री होल्डर और एक होता है जजमेंट डेटर। सिंपल भाषा में समझ लीजिए, देखिए जो डिक्री होल्डर होता है, जिसके फेवर में जजमेंट गई होती है, जिसके फेवर में डिक्री गई होती है, उसको कहेंगे डिक्री होल्डर, और जिसके खिलाफ गई होती है, जिसके अगेंस्ट में गई होती है, उसे कहेंगे जजमेंट डेटर, ठीक है। तो जो विनर होता है और जो लूज़र होता है वही डिक्री के अंदर एक डिक्री होल्डर को बोलेंगे विनर और जजमेंट डेटर को बोलेंगे लूज़र, ठीक है। सेक्शन 2 क्लोज 3 के अंदर डिक्री होल्डर को बताया गया है, और ऐसे ही मैं इसको पढ़ देता हूँ फिर भी। पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, तो वो हो गया डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 क्लोज 10 जजमेंट डेटर, पर्सन अगेंस्ट हुम डिक्री हैज़ बीन पास्ड, जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास हुई है वो हो गया जजमेंट डेटर। एग्जाम्पल के तौर पे, इन अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी इफ़ द कोर्ट ऑर्डर्स बी टू पे 1 लाख टू ए, अगर एक सूट फॉर रिकवरी है उसके अंदर कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बी जो है 1 लाख रुपए देगा ए को, तो यहाँ पे ए जो है वो हो गया डिक्री होल्डर हो गया, क्योंकि ए को पैसे मिलेंगे और बी उसको देगा, तो वो हो गया जजमेंट डेटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अब सेक्शन 3 पे आ जाते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे हैं, मीन प्रॉफिट और बहुत कुछ है, लेकिन यही मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने उसमें डेफिनेशन में डिस्कस की है। अब देखिए सेक्शन 3 के अंदर आपको कोर्ट्स की जो हायरार्की बताई हुई है, ठीक है। दिस सेक्शन क्लैरिफाइज द हायरार्की फॉर द पर्पज ऑफ द सीपीसी। देखिए सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे तो पहले सबसे नीचे आएगा आपका सिविल कोर्ट्स रहेंगे, जो कि जूनियर सीनियर डिवीज़न, तो ये सारे के ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी नीचे होते हैं। उसके ऊपर चलेंगे तो फिर आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि सबॉर्डिनेट होता है किसके नीचे होता है, वो हाई कोर्ट के, और फिर उसके ऊपर आता है हाई कोर्ट। ये होता है स्टेट की पूरी हायरार्की, और फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इस सेक्शन के अंदर यहीं तक रुक जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, अ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इज़ सबॉर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो स्मॉल कॉज जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए कोर्ट बने होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट होते हैं। अब देखिए सेक्शन 4 है वो सेविंग क्लोज इसके अंदर दिया गया है। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सीपीसी जनरल लॉ एंड स्पेशल लोकल लॉ, द स्पेशल लॉ प्रिवेल्स। जब भी सीपीसी के बीच में और कोई नया कोई स्पेशल प्रोसीजर है, एक्ट है,
उसके अंदर प्रोसीजर दिया गया है, तो जो जो स्पेशल एक्ट है वो प्रिवेल करेगा, वो उसकी वो मान्यता रहेगी। जैसे अगर आपने देखा हो कमर्शियल कोर्ट एक्ट के अंदर सीपीसी के कई सेक्शन हैं जो कि उनको हटा के कुछ नई चीज़ें लाई गई हैं, तो वो जो स्पेशल प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे। तो देखिए इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इसके, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल और लोकल लॉ। तो देखिए लोकल लॉ या फिर एग्जिस्ट स्पेशल लॉ का होना ज़रूरी है, तभी हम कह सकते हैं सीपीसी वहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। और उसके साथ में क्या शर्त होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट विद द सीपीसी प्रोविजन। सीपीसी के प्रोविजंस कुछ और कहते हैं और वो कुछ और कहता है, तो जब दोनों अलग अलग चीज़ें कहेंगे तो जो स्पेशल लॉ होगा वो सही माना जाएगा। एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन इन सीपीसी ओवरराइडिंग इट। तो एब्सेंस रहेगी कि सीपीसी की उसको ओवरराइड करती है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, कभी कुछ एक्ट ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कई काफ़ी चीज़ों में वो साइलेंट रहती हैं, उसमें कोई प्रोसीजर ठीक से बताया नहीं होता है। जब ऐसा होता है तो उसका फिर उल्टा हो जाता है, सीपीसी वहाँ पे फिर एप्लीकेबल हो जाती है, जहाँ पे वो अपने आप से प्रोसीजर नहीं बताता। ये मैं आपको बाहर अलग से चीज़ बता रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इफ़ अ स्टेट रेंट कंट्रोल एक्ट प्रिस्क्राइब अ स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इविक्टिंग अ टेनेंट, दैट प्रोसीजर विल अप्लाइड इंस्टेड ऑफ द जनरल एविक्शन प्रोसीजर इन सीपीसी। अगर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर किराएदार से घर कैसे खाली कराना है, अगर ये प्रोसीजर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर दिया गया है तो फिर वहाँ पे सीपीसी नहीं, जो कि जनरल एक्ट है, वो नहीं लागू होगी। सेक्शन 5 पे जाते हैं। सेक्शन 5 कहता है एप्लीकेशन टू रेवेन्यू कोड। अब देखिए रेवेन्यू कोड जो है, रेवेन्यू कोड डील्स विद एग्रीकल्चर लैंड रेंट एंड प्रॉफिट्स, द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड इफ सीपीसी अप्लाइज टू देम। देखिए रेवेन्यू कोड जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड और उससे रेंट और प्रॉफिट से रिलेटेड बने होते हैं। और ये किसके पास इसमें पावर होती है कि सीपीसी अप्लाई करेगी और क्या क्या चीज़ें अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगी, ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर होती है। और वही नोटिफिकेशन निकालती है गैजेट और ऑफिशियल गैजेट्स में इसको इशू करती है, जिससे कि ये चीज़ें मालूम पड़ती हैं। तो देखिए रेवेन्यू कोड, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं रेवेन्यू कोड्स, वो क्या होना चाहिए, वो मैटर होना चाहिए एग्रीकल्चर लैंड का मैटर होना चाहिए। और कौन इसमें नोटिफिकेशन दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन देगा कि एप्लीकेबल है सीपीसी या नहीं है। मॉडिफिकेशन ऑफ सीपीसी प्रोविजन इफ़ नीडेड, तो मॉडिफिकेशन है, अगर ज़रूरत है तो वो भी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में डिक्लेयर दैट सर्टेन सेक्शंस ऑफ सीपीसी शैल नॉट अप्लाई टू केसेस बिफोर दी तहसीलदार रिकॉर्डिंग लैंड रेवेन्यू। तो देखिए पंजाब गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया कि सीपीसी अप्लाई नहीं करेगी किन केसेस के अंदर, जो प्रोसीडिंग चलेंगी, जो केसेस चलेंगे तहसीलदार के सामने लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड। अब आ जाते हैं सेक्शन 6 के ऊपर। सेक्शन 6 जो है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है कि मतलब देखिए हर कोर्ट के में जो मैटर चलता है उसकी कोई एक वैल्यू होनी चाहिए मॉनेटरी टर्म में, कि कितने रुपए की उसकी वैल्यू रहेगी। तो हर कोर्ट वही, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई 10,000 रुपये का सूट है आप सीधा हाई कोर्ट चले जाओगे, 10,000 का सूट है सीधा आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास चले जाओगे, ठीक है। या 10 करोड़ का केस है किसी छोटे के नीचे किसी भी कोर्ट को डिसाइड कर, तो हर कोर्ट की जो है एक लिमिट डिसाइड की गई है मॉनेटरी टर्म में, तो उसे कहते हैं पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। देखिए ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर बहुत सारे केस उड़ जाते हैं, तो ध्यान रखना ज्यूरिसडिक्शन का होना पेक्यूनियरी और टेरिटोरियल दोनों पता होना चाहिए। तो ए कोर्ट कैन ओनली ट्राई सूट्स विद द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर डज नॉट एक्सीड इट्स फाइनेंशियल लिमिट। तो कोर्ट जो है जितनी लिमिट है उसकी, जितनी वैल्यू तक का सूट वो सुन सकती है, उसको अगर वो आप उसके ऊपर अगर वो अमाउंट नहीं जाती है तो वो कोर्ट उसके पास उसकी पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन होगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, सब्जेक्ट मैटर हैज़ अ मॉनेटरी वैल्यू, जो सूट है आपका उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू है, ठीक है, वो कितने रुपए का है। देखिए पोजीशन भी मांगते हैं घर की, इंजंक्शन भी मांगते हैं, इन सब की एक मॉनेटरी वैल्यू होती है। कोर्ट हैज़ अ डिफाइंड पेक्यूनियरी लिमिट, कोर्ट की जो है मतलब जो लिमिट है वो सेट है कि जी, मैं दिल्ली का एग्जांपल चलिए आपको बता देता हूँ। देखिए जो सिविल कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे वाले, उनकी जो है 3 लाख रुपए तक की सुनने की जुरिडिक्शन है पेक्यूनरी। और 3 लाख से जैसे ही अमाउंट एक्सीड होगा और 1 करोड़ 2 करोड़ से नीचे नीचे रहेगा तो वो डिस्ट्रिक्ट जज सुन सकता है। और जैसे ही 2 करोड़ को क्रॉस करेगा तो वो हाई कोर्ट के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये जो डिफाइंड हो रखी है, सूट की वैल्यू जो है कम होनी चाहिए पेक्यूनरी लिमिट से, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास अगर कोई सूट फाइल करना है तो आप उसको 2 करोड़ के नीचे नीचे रखिए। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ ए जूनियर सिविल जज हैज़ अ लिमिट ऑफ ₹5 लाख, अ सूट वैल्यूड एट 10 lakhs कैन नॉट बी फाइल्ड देयर, इट मस्ट गो टू अ सीनियर सिविल जज। अगर जूनियर सिविल जज की जो है लिमिट 5 लाख तक की है, अगर अगर वहाँ पे आप सूट फाइल करते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख की है, तो वो उसके सामने वो नहीं माना जाएगा, वो उसकी जुरिडिक्शन नहीं है, वो उसके क्षेत्र अधिकार से बाहर है, तो वो सूट किसके पास जाएगा, सीनियर सिविल जज के पास जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर इसको प्रैक्टिकल ना समझें, जैसे मैंने दिल्ली का एग्जाम्पल दिया था वो प्रैक्टिकल है। अब सेक्शन 7 पे आ जाते हैं, प्रोविंशियल स्मॉल कोज कोर्ट्स।
लिस्ट द स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ दिस CPC दैट डू नॉट एक्सटेंड टू प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट्स फॉर पेटी सिविल केसेस। देखिए जो छोटे छोटे केसेस के लिए रहते हैं ना, तो वहाँ पे कुछ में CPC अप्लाई नहीं होती है, तो इसमें केसेस को एक्सक्लूड किया गया है, जिसमें मान लीजिए सूट्स इन्वॉल्विंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये छोटा मोटा नहीं है, तो इसमें नहीं आएगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंजंक्शन। अ सूट टू क्लेम ओनरशिप टाइटल ऑफ अ हाउस कैन नॉट बी फाइल्ड इन अ प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट एज पर सेक्शन 7। अब आप ऐसे कह सकते हैं कि जी इंजंक्शन है, इसकी जो है वैल्यू तो बहुत कम है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो है स्मॉल कोर्स कोर्ट के अंदर नहीं फाइल होंगे। तो ये चीज़, लेकिन इसको ज़्यादा आपको तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। सेक्शन 8 में आ जाते हैं। प्रेसिडेंसी स्मॉल कोर्स कोर्ट्स अप्लाई स्पेसिफिकली टू स्मॉल कोर्स कोर्ट्स इन द हिस्टोरिकल प्रेसिडेंसी टाउन्स कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। देखिए पहले के टाइम पे ये भी जो कलकत्ता मद्रास है, इनमें जो है स्मॉल कोर्स कोर्ट इनमें ये अप्लाई करता है। कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसकी है, देखिए अप्लाइज टू कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। और कौन कौन से सेक्शन है जो इसमें चलते हैं, सेक्शन 24, 38 से 41 और 75 का ए से लेके सी तक। और हाई कोर्ट के पास पावर है इसको मॉडिफाई कर सकती है इसके रूल्स को। इसका एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि सिंपल हो जाए। द रूल्स फॉर एग्जीक्यूटिंग डिक्री इन मुंबई स्मॉल कोर्स कोर्ट आर गवर्न बाय सेक्शन 8, रीड विद द स्पेसिफिक रूल फ्रेम बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो मान लीजिए अगर जो है डिक्री मुंबई की ये जो डिक्री है, एग्जीक्यूटिंग डिक्री इन मुंबई स्मॉल कोर्स कोर्ट, अगर वो सेक्शन वो जो है गवर्न किससे होगी, सेक्शन 8 से गवर्न होगी। उसको जो रूल्स वगैरह फ्रेम कौन करेगा, वो करेगा आपका वहाँ का हाई कोर्ट, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट है। देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है इसका, वो है सेक्शन 9। इसको कहते हैं द हार्ट ऑफ CPC। आपको पता होना चाहिए कि सिविल सूट होते क्या हैं। सिविल सूट के बारे में सिविल प्रोसीजर तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सिविल सूट किसे कहेंगे। तो सेक्शन 9 बताता है कि जितने भी जो मतलब जो कोर्ट्स हैं, जो सिविल कोर्ट्स हैं, वो कौन कौन से सूट्स किन किन सूट्स को सुन सकती है, वो इस सेक्शन के अंदर बताया गया। सिविल कोर्ट्स हैव अ जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर अनलेस देयर कॉग्निजेंस इज ईदर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। देखिए वो सारे ही सिविल सूट्स माने जाएंगे अगर अगर मान लीजिए एक्सप्रेसिवली या फिर जो है इम्प्लाइडली जो है उसकी जो उसको मतलब लिखित में है ये सारी चीज़ें, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से सिविल सूट्स रहेंगे और कौन से नहीं रहेंगे, जिन जिन में वो कॉग्निजेंस ले सकती है, जिसमें कोर्ट आगे बढ़ सकती है, उनको माना जाएगा। देखिए इसके अंदर दो कंडीशंस होती हैं। द सूट मस्ट बी ऑफ सिविल नेचर, वो सिविल नेचर का होना चाहिए। और द कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट शुड नॉट बी बार्ड, और वो किसी भी तरीके से बार्ड नहीं होना चाहिए किसी और एक्ट के थ्रू। देख जैसे स्पेशल एक्ट होते हैं, उसने लिखा होता है कि जी CPC इसमें अप्लाई नहीं होगी, तो वहाँ पे नहीं नहीं माना जाएगा। इसको देखो और सिंप्लीफाई मैंने किया, आपको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए सेक्शन 9 के अंदर सिविल सूट कहेंगे, सिविल नेचर कहेंगे किसे, क्योंकि इसके अंदर सिविल नेचर के सूट को ही माना गया है। अ सूट इज ऑफ सिविल नेचर इफ़ द प्रिंसिपल क्वेश्चन रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ सिविल राइट। वो अगर वो सिविल राइट्स के बारे में बात करता है तो उसको सिविल सूट कहेंगे। जैसे कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी, अगर आप भाई अपने घर के लिए आपने सूट फाइल किया है। राइट टू ऑफिस, ठीक है। इवन इफ इट डिपेंड्स ऑन रिलीजियस राइट्स, तो ये जो आपकी मान लीजिए इसके अंदर कई केस लॉज भी हैं जिसके ऊपर ऐसी चीज़ें क्लैरिफाई करी हैं कोर्ट्स ने कि अगर रिलीजियस राइट्स जो हैं, जो सेरेमनीज़ हैं, क्या उसको भी मानेंगे सिविल सूट, तो उसको भी जो जजमेंट्स में ऐसा माना गया है। अ सूट फॉर अ राइट टू वर्शिप इज़ अ सिविल सूट। अगर मान लीजिए किसी ने ये पूजा करने के लिए उसने जो है सूट फाइल किया है कि वो उसको पूजा करने का अधिकार होना चाहिए मंदिर में, तो ये भी एक तरीके का सिविल सूट है। हाउएवर सूट प्योरली अबाउट रिलीजियस रिचुअल्स और कास्ट एक्सपल्सन विदाउट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट ए सिविल सूट। अब मान लीजिए कि आपने सीधा कुछ और पर्पस के लिए जो जो रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, जो उसकी जो जैसे जो भी परंपराएं रहती हैं उसके ऊपर आप नहीं फाइल कर सकते, वो सिविल सूट नहीं रहेगा। वो ध्यान रखना आपको। सिविल सूट का मतलब देखिए आपका राइट है वर्शिप करने का, लेकिन अगर किस तरह के देवी देवता, किस तरह की उसकी जो प्रथा रहेगी, उन सब के लिए नहीं है वो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशंस पे चलते हैं सेक्शन 9 के। सिविल वर्सेस नॉट सिविल आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए सिविल सूट कौन से होंगे और कौन से नहीं होंगे। सूट फॉर डैमेजेस जो कि टोर्ट के अंदर है, ये होगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मान लीजिए कि आपने जो है A ने B के साथ एग्रीमेंट टू सेल किया घर बेचने के लिए, ठीक है, और उसने 2 लाख रुपए जो है उसको कहते हैं बयाना दे दिया कि जी ठीक है 2 लाख रुपए मैंने अभी दे दिए, ताकि जो है वो उससे ये हो जाए कि क्लियर हो जाए कि हाँ ये वाकई में
1 करोड़ का घर है तो उसको खरीदेगा। अब लेकिन क्या होता है कि अब ये जो दूसरा आदमी है ये बेईमानी कर जाता है, 2 लाख रुपए लेके बैठ जाएगा, ठीक है। और अब क्या कर रहा है कि ना तो वो, या मतलब दोनों केस हो सकते हैं, या तो हो सकता है कि जिसने 2 लाख रुपए रिसीव कर लिए वो जो है अब जो घर बेचने का इरादा नहीं है, या फिर जिसने 2 लाख रुपए दिए हैं उसको 1 करोड़ में लेने का इरादा नहीं है। तो दोनों ही केसेस में आप जो है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फाइल कर सकते हैं। जिसने 2 लाख रुपए लिए हैं, ठीक है, जो बेसिकली क्या है, जो परचेज़र ने अगर, सॉरी सेलर ने अगर 2 लाख रुपए लिए हैं तो परचेज़र उस पर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर सकता है फाइल कि भाई वो घर उसको बेचे, और ऐसा ही जो है सेलर कर सकता है कि भाई वो उसे खरीदे, ठीक है। सूट फॉर राइट ऑफ बरियल, तो ये भी हो सकता है कि दफनाने का जो है ये भी एक तरीके का ऐसा वो है, लेकिन दफनाया कैसे जाए इसके लिए सूट नहीं हो सकता, ठीक है ना, दफनाने के लिए हो सकता है। सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, ये जो मियाँ बीवी के केसेस होते हैं, वाइफ अपनी जो है कॉन्जुगल ड्यूटीज़ को पूरा नहीं कर रही होती है या हस्बैंड नहीं कर रहा होता है, तो जो इसीलिए जो है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए भी ये जो है सिविल सूट ही होता है। इवन सूट, ये डिवोर्स का भी सूट भी हो गया, पार्टीशन का सूट हो गया, ये सब जो है सिविल होते हैं। अब कौन से नहीं होंगे? सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली कास्ट क्वेश्चन। अब देखिए कास्ट के बेसिस पे कुछ है कि इसको माना जाए नहीं माना जाए। सूट्स इन्वॉल्विंग प्योरली रिलीजियस सेरेमनीज, कि कौन सी प्रथाएं हैं, ठीक है, उसके ऊपर हो गया। सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, कोई ऐसी मतलब जो कि ऐसी चीज़ों के ऊपर है जो कि पब्लिक पॉलिसी को वायलेट करता है, तो वो भी सिविल सूट नहीं रहेगा। पॉलिटिकल क्वेश्चंस के लिए आपने कर दिया तब भी वो सिविल सूट नहीं रहेगा। अब देखिए सेक्शन 9 ने किन किन चीज़ों को बार किया हुआ है उसको देख लेते हैं। जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, देखो जो एक्सप्रेसली है तो वो तो लिखित रूप से दे रखा है, कुछ चीज़ें अपने आप से हैं, जैसे कि जुरिडिक्शन कैन बी टेकन अवे बाय अदर स्टैट्यूट्स, ठीक है, जुरिडिक्शन जो है दूसरे स्टैट्यूट से ली जा सकती है। टाइप्स ऑफ बार क्या है? एक्सप्रेस बार है, अ लॉ स्पेसिफिकली स्टेट सिविल कोर्ट हैज़ नो पावर, एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जैसे कि ये स्पेसिफिकली लिखा गया, ये एक्सप्रेस किया गया है कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसके अंदर सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है, तो अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का केस है तो वो उन्हीं कोर्ट्स के पास जाएगा। अब ऐसा ही इम्प्लाइड बार है, अ स्पेशल ट्राइब्यूनल इज क्रिएटेड विद एक्सक्लूसिव रेमेडी इम्प्लाइंग सिविल कोड एक्सक्लूजन। अगर स्पेशल ट्राइब्यूनल ने क्या क्रिएट किया कि कुछ वो एक्सक्लूसिव रेमेडीज़ देगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जा सकता है कि वो इम्प्लाइडली ही उसको बार कर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो कहाँ पे सूट चलेगा, वो चलेगा इसी स्पेशल ट्राइब्यूनल के पास। जैसे कि मान लीजिए कंपनीज़ के हो गए, कंपनीज़ लॉ है, स्कूल के ट्राइब्यूनल्स हैं, और कंज्यूमर के जो हैं ट्राइब्यूनल्स हैं, इस तरह के टैक्स वाले ट्राइब्यूनल्स हैं, तो ये सब चीज़ें अलग अपने आप में हैं। तो ये सीपीसी अपने तरीके से देखा जाए तो इम्प्लाइडली ही उससे एक्सक्लूड है, वो बार्ड है। एग्जाम्पल के तौर पे, अ डिस्प्यूट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिगार्डिंग टर्मिनेशन इज बार्ड फ्रॉम सिविल कोर्ट बिकॉज द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल फॉर इट। क्योंकि देखिए ऑलरेडी लेबर कोर्ट्स बने होते हैं, इस तरह के ट्राइब्यूनल्स बने होते हैं, तो इसलिए जो है इसको सिविल सूट नहीं माना जाएगा, ये सिविल कोर्ट में नहीं आएगा, ये सीधा लेबर कोर्ट का जो ट्राइब्यूनल है वहाँ फाइल होगा। अब सेक्शन 10 है रेस सब जुडिस। देखिए रेस सब जुडिस को बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपने एक सूट पहले से फाइल कर दिया है, वो ऑलरेडी पेंडिंग है, सेम डिस्प्यूट है, पार्टीज़ भी सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। आपने क्या करा, वही सूट जो है कहीं और भी फाइल कर दिया, तो इसको कहते हैं कि एक मैटर ऑलरेडी सब जुडिस है, बेसिकली वो पेंडिंग है। तो ये जो आपने दूसरा फाइल किया है उसे बोलेंगे सब्सिक्वेंट सूट, जो कि स्टे कर दिया जाएगा। तो इसको समझ लेते हैं अब इसकी लैंग्वेज में। तो देखिए पैरेलल लिटिगेशन नहीं होनी चाहिए कि एक चल रहा है दूसरा चला रहे हैं आप। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट इन विच द मैटर इन इशू इज ऑल्सो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू इन अ प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट बिटवीन द सेम पार्टीज़। देखिए ये जो सूट है वो डायरेक्टली और सब्सटेंशली होना चाहिए, ठीक है, उसमें जो जो इशू है वो सब्सटेंशली यूज़ होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे एक्स ने वाई के ऊपर सूट फाइल किया, एक्स कहता है जी वाई से मुझे 10 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, और वो जो 10 लाख रुपए लेने हैं वो किस किस चीज़ के लिए लेने हैं, उसने जो है उसको मान लीजिए कार बेची है, ठीक है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए सूट है। अब यही सूट जो है दोबारा से कहीं और पे फाइल करेंगे, क्योंकि अब क्या है देखिए कार को कितने रुपए में बेचा था, दोनों पार्टी सेम है, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ में आ रही हैं, तो इसलिए अगर आप अगर एक और सूट फाइल करेंगे तो उसको नहीं माना जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट कोर्ट्स फ्रॉम गिविंग कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स एंड टू प्रिवेंट हरासमेंट ऑफ द डिफेंडेंट। देखिए सबसे मेन चीज़ क्या है, हमेशा आपने देखा होगा कि नीचे वाले कोर्ट ने जजमेंट कुछ और दे दी है ना, आपने देखा होगा, फिर हाई कोर्ट ने कुछ और दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और दे दिया, तो आपने देखोगे कितना कितना आपस में ही जजमेंट को लेकर इनकी अलग अलग जजमेंट आती है। तो ऐसे अब अलग अलग कोर्ट इसको मैटर को सुनेगा तो उनकी भी जजमेंट अलग अलग आएंगी।
तो इसलिए इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना क्रिएट हो और जो डिफेंडेंट के ऊपर सूट फाइल हो रहा है उसको हरासमेंट भी ना हो, तो इसलिए नया सूट को ये रोकता है। सेक्शन 10 के देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या है। देखिए 2 सूट्स का होना ज़रूरी है ना, पहला और दूसरा फॉर्मर और जो अब सब्सिक्वेंट फाइल हुआ है। वन प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड, जो पहले इंस्टीट्यूट किया गया है, फाइल किया गया है, और दूसरा सब्सिक्वेंटली, जो कि बाद में किया गया है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, मैटर इन इशू इज़ डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली सेम इन बोथ। जैसे मैंने आपसे कहा कि उसने कार बेची है और उसको 10 लाख रुपए रिकवर करने हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये मैटर जो है डायरेक्टली और सब्सटेंशली ही सेम है दोनों में ही यही चीज़ होगी। हो सकता है एक में जो है वो पैसे मांग रहा है और एक में मांग सकता है कार, है ना, लेकिन बात तो जो है एक तरीके से सेम ही है। पार्टीज आर सेम और क्लेमिंग अंडर सेम टाइटल। देखिए पार्टीज या तो सेम है या फिर जो टाइटल है सूट का वो सेम है, एक्स वर्सेस वाई। प्रीवियस सूट इज पेंडिंग इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। जो ये जो सूट है वो पेंडिंग कहाँ पर है, वो उस कोर्ट के पास पेंडिंग है जिस कोर्ट की जुरिडिक्शन भी बनती है, वो कोर्ट पूरी तरीके से कॉम्पिटेंट है पेक्यूनरी जुरिडिक्शन के हिसाब से, टेरिटोरियल के हिसाब से, ठीक है। पार्टीज लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल। जो पार्टीज़ हैं वो सेम टाइटल के अंदर ही जो है लिटिगेट कर रही हैं। अब देखिए सेक्शन 10 की इलस्ट्रेशन समझते हैं। एक सूट है जनवरी 2023 में फाइल होता है। ए ने बी के ऊपर सूट फाइल किया दिल्ली फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब जो है बी ने क्या करा, ये मुंबई में जो है सेम ही कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। तो ये क्या हुआ, आपने देखा ना कि मतलब दोनों पार्टी सेम है। अब यहाँ पे देखिए टाइटल ए वर्सेस बी से बी वर्सेस ए हो गया, लेकिन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के ही बीच में। तो यहाँ पे ये जो बी है इसको इसी कोर्ट के अंदर अपना काउंटर क्लेम फाइल कर देना चाहिए था। देखिए मैं आपको अलग से चीज़ बता रहा हूँ, ये आप उसमें काउंटर क्लेम फाइल कर दीजिए अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ कहनी है। या फिर ऐसा हो सकता है कि ए कहता है कि जी मुझे बी से 10 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है, उसके लिए उसने सूट फाइल किया है। बी कहता है कि जो मुझे ए से 5 लाख रुपए लेने हैं, ठीक है। तो यहीं पे जब उसके पास एक ऑलरेडी एक सूट फाइल हो गया है तो बी को सेपरेट ना फाइल करके वो उसी के अंदर अपना काउंटर क्लेम दे दे, ठीक है ना। तो अब ये जो एक तरीके से सेट ऑफ होकर 5 लाख रुपए की डिक्री बन जाएगी, 10 में से 5 माइनस हो गए। द मुंबई कोर्ट मस्ट स्टे द ट्रायल ऑफ सूट 2 अंडर सेक्शन 10 बिकॉज द इशू इज़ ऑलरेडी पेंडिंग इन दिल्ली। तो जो है ये ऑलरेडी जब पेंडिंग है तो सब्सिक्वेंट जो कोर्ट है उसके पास उसको ये सूट स्टे करना होगा। देखिए थैंक यू सो मच, वी हैव कवर्ड द फाउंडेशनल सेक्शन और सीपीसी। और जब मैं नेक्स्ट वीडियो है मैं कल इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। फ्री लीगल एजुकेशन मेरा मकसद है सबके लिए फ्री, तो उसमें ऐसा मत समझना। और मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में भी सजेशन दीजिए। हो सकता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत हार्ड करके पढ़ा रहा हूँ, है, हो सकता है कि बहुत लाइट हो रहा है, तो आप मुझे थोड़ा बता दें लेवल ज़्यादा है कम है, एग्जांपल्स और होने चाहिए ज़्यादा होने चाहिए, तो ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐड कर सकूँ और आपको मैं यहाँ पे आंसर भी कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ रियली गुड डे।